शेयर कर लें वो किसी के साथ। ओके जी, कल हमने मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी शुरू किया था और आपको एक सवाल होमवर्क दिया था। किया आप लोगों ने सवाल क्या नहीं? आइए जी सवाल करते हैं। किस पेज पे है? 678 पे। आ जाएं जी। क्वेश्चन नंबर 12 था जी। क्वेश्चन 12 था जी, प्रैक्टिस सेट का। आ जाइए इस सवाल को देखते हैं जी। मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी के बारे में बात ये हुई थी कि अब आपके क्वेश्चंस में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होगी। ओके, और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट ठीक है होगी, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन रेशो आपको ज़रूर गिवन होगी सवाल के अंदर। कि अगर नहीं भी गिवन होगी तो किसी ना किसी तरीके से पता लगाया जा सकता है कि सवाल में रेशो क्या है, यानी प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस रेशो में सेल हो रही हैं। अब अगर इस सवाल में देखा जाए तो ए की 2 रेशो और बी की 1, मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि एक बैच में ए के 2 यूनिट्स हैं और बी का 1 यूनिट है। ठीक होगी बात? क्या ये बात समझ आ गई? ओके, अब करना क्या है जी? सेल प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है और टोटल फिक्स कॉस्ट है। रिक्वायर्ड क्या है जी? कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन बैचेस एंड रुपीस। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपने कैलकुलेट करना है बैचेस में भी और रुपीस में भी। तो जब बात बैचेस की आती है तो इसका क्या मतलब है जी? कि आपने सबसे पहले बैच निकालना है, और बैच हमें पता लग रहा है रेशो से कि ए के 2 और बी का 1। तो ठीक है जी, शुरू करते हैं यहां से। प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 12, और सबसे पहले हमें ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए बैचेस में। ब्रेक इवन पॉइंट क्या फॉर्मूला है जी? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर बैच। फिक्स कॉस्ट 30,000 सवाल में गिवन है, लेकिन जब बात आती है कंट्रीब्यूशन पर बैच की तो कंट्रीब्यूशन पर बैच हमें निकालना पड़ेगा। और कंट्रीब्यूशन पर बैच कैसे निकलेगा, इसके लिए वर्किंग 1 करते हैं जी। जी, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या कंट्रीब्यूशन ऐसे ही निकलता है? और कल आपको तरीका बताया था कि आपने सेल प्राइस बैच की कैसे निकालनी है और वेरिएबल कॉस्ट बैच की कैसे निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई सेल प्राइस बैच की? फॉर्मूला में एक दफा लिख रहा हूं, क्वांटिटी ऑफ ए इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ ए, यही लिखवाया था, प्लस क्वांटिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ बी। ये आपके पास आ गया जी सेल प्राइस। और वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी? क्वांटिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ए प्लस क्वांटिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बी। इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा जी? इस तरीके से आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो ठीक है जी, फिलअप करें। ए की क्वांटिटी गालिबन 2 है, 2 रेशो बना ना, तो ए की 2 क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस क्या दी गई है? ए की 50 प्लस क्वांटिटी ऑफ बी ए 1 और सेलिंग प्राइस 20। ले जी, ये आपके पास आ गई जी सेल प्राइस, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट। क्वांटिटी ए की 2 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 30, और वेरिएबल कॉस्ट बी की 10। ले जी, ये बन गया जी 50 इंटू 200 प्लस 20, 120, और ये कितना बन गया जी? 60 प्लस 10, 120 माइनस 70। तो ₹50 पर बैच इज योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये कल बातें आपके साथ हुई थी कि एक बैच का हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल दिया। सेलिंग प्राइस एक बैच की 120 और वेरिएबल कॉस्ट एक बैच की 70। ओके होगी बात? चलें जी, तो कंट्रीब्यूशन पर बैच मेरे पास आ गया 50 वर्किंग 1 से। तो मुझे बता दें जी ब्रेक इवन पॉइंट बैचेस में कितना बनता है? 600 बैचेस इज द कंट्रीब्यूशन, सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट इन बैचेस। सॉरी 200 लिख दिए कहां पर? अच्छा सॉरी, माजरत। ठीक है जी, नेक्स्ट उसने मांगा है जी ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। मसला ही कोई नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज।
क्या करना है जी, ब्रेक इवन पॉइंट जो बैचेस में आया इसको सेल प्राइस पर बैच से मल्टीप्लाई कर दें। तो ठीक है जी, देख लेते हैं 600 बैच और सेलिंग प्राइस हमने वो निकाली है वर्किंग वन से 120, बोलिए 72,000। दिस इज द ब्रेक इवन रेवेन्यू। कोई प्रॉब्लम? सब अच्छा है यहां तक? ओके, बी पार्ट पे आइए। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ए एंड बी इन यूनिट्स एंड रुपीज। ए और बी का भी ब्रेक इवन निकालना है। ये कैसे निकलेगा भाई? ये कैसे निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ए? फिक्स कॉस्ट तो कॉमन है भाई दोनों की 30,000। तो क्या 30,000 को ए भी कवर करेगा और 30,000 को बी भी कवर करेगा? क्योंकि अगर मैं फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना चाहूं तो अगर मैं ए का ब्रेक इवन निकालने के लिए भी 60,000 कर दूं और 30,000 कर दूं और बी का भी निकालने के लिए 30,000 कर दूं, तो सर ए अपने यूनिट से भी उसको कवर कर रहा होगा, बी अपने यूनिट से भी उसको कवर कर रहा होगा। ये तो बात अजीब सी हो जाएगी। कुछ बात समझ आई जो मैंने बोला? आप फिक्स कॉस्ट अगर इसकी रखते हैं, फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर आप कहते हैं मैं इस फॉर्मूले पे जाता हूं, तो भाई आप यहां पे रखेंगे 30,000 और कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे और आपको पता लग जाएगा ए के इतने यूनिट्स बेचोगे तो ब्रेक इवन आ जाएगा। ऐसे ही है। इसी तरीके से आप बी कैलकुलेट करेंगे और बी के अपने यूनिट्स आ जाएंगे। अब दोनों यूनिट्स को आप बताएंगे कि सर ए के इतने बेच लो और बी के इतने बेच लो, ब्रेक इवन आ जाएगा। सर वो तो आप ब्रेक इवन से ऊपर नहीं चले जाएंगे, क्योंकि ए सिर्फ ए के भी ब्रेक इवन दे रहे हैं, सिर्फ बी के भी ब्रेक इवन दे रहे हैं। तो इसका मतलब है जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे वो तो आप ऊपर निकल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ऐसे नहीं निकलेगा यूनिट वाइज। बड़ा आसान सा तरीका है, बड़ा आसान सा तरीका है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने ब्रेक इवन पॉइंट बैचेस में निकाला हुआ है 600 बैचेस, रेशियो आपको पता है 2:1 है। तो भाई अगर 600 बैचेस बेचेंगे तो इसके अंदर ए कितने हैं? इंटू 2 1200 है। तो सर 1200 अगर ए के बेचेंगे तो ब्रेक इवन है। ठीक है, अब देखें आप क्या करेंगे, आप करेंगे 600 इंटू 2, 1200 यूनिट्स ए के, और अगर ब्रेक इवन पॉइंट बी का निकालते हैं आप, सॉरी ये यूनिट्स है, माजरत, बी का तो एक ही यूनिट है भाई। अब ये दोनों बातें कलेक्टिवली हो सकती हैं कि भाई 1200 यूनिट्स ए के बेचो, 600 यूनिट्स बी के बेचो, दोनों इकट्ठे करके बेचोगे तो ब्रेक इवन आ जाएगा। बात समझ आई? अगर अकेला अकेला उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते ना तो प्रॉब्लम हो जानी थी। फिर आप जब दोनों के इकट्ठा करते ना तो आप ब्रेक इवन से ऊपर निकल जाते हैं, क्योंकि ए अकेला भी ब्रेक इवन दे रहा है, बी अकेला भी ब्रेक इवन दे रहा है। लेकिन अब आपको ये दोनों इकट्ठे मिलकर ब्रेक इवन दे रहे हैं, जो वहां पे हमें प्रॉब्लम होती है अगर हम फॉर्मूले में जाते हैं। तो भाई याद रखें, जब आपके पास ब्रेक इवन बैचेस आ जाते हैं ना, तो फिर आपने डायरेक्ट सिंपल रेशो के साथ मल्टीप्लाई करके ना तो ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल लेने होते हैं। बात समझ आएगी लेट आने वालों? बात समझ आई? कल किधर थे? नहीं कल क्लास में क्यों नहीं आए? आई कैप खैरियत थी? तो वो 2 बजे के बाद हो सकता था कि नहीं? क्लास छोड़ दी उसके लिए? आज भी लेट आए हो? आज किधर थे? हाँ अच्छा, क्लास कितने बजे खत्म हुई है? 11:15 खत्म हुई है। ओके, तो भाई ब्रेक इवन पॉइंट ए और बी, ये सर अब अगर आपको समझाने बैठूंगा तो मुझे कल का सारा लेक्चर रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी में आ चुके हैं हम। अब मुझे टेंशन भी हो रही है कि मैं आगे पढ़ाऊंगा और आपके चेहरे अजीब अजीब से होंगे। एनीवेज फिलहाल आगे चलने, सवाल करते हैं फिर इनको समझाता हूँ क्या करना। तो भाईजान ब्रेक इवन पॉइंट मल्टी प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट का निकालना हो तो बैचेस के साथ सिंपल रेशियो को मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में भी निकालना है, यहीं पे आगे कर लेते हैं, जगह बचा लेते हैं थोड़ी सी। ब्रेक इवन पॉइंट ए का रुपीज में, हाँ जी क्या करेंगे अब? सर 1200 यूनिट्स आपके निकले हुए, इसको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें। ए की सेल प्राइस कितनी है? 50, कितना? 60,000 ले जी, 60,000 आ गया। और ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में अगर बी का निकालना हो तो इसके यूनिट्स को रुपीज की सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करें। क्या सेल प्राइस है इसकी? 20, तो कितना बना जी? 12,000। तो सर अगर आप इन दोनों को टोटल करेंगे 72,000 तो बराबर नहीं हो गया? तो ये तो हम चाह रहे थे। और अगर आप इनको इंडिविजुअल करेंगे ना कभी भी 72,000 नहीं आएगा,
गलत हो जाएगा, आप ऊपर निकल जाएंगे। ओके, क्योंकि ए भी अलग से ब्रेक इवन कर रहा होगा, बी भी अलग से ब्रेक इवन कर रहा होगा, तो वो बात गलत हो जाएगी। इसलिए आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा, आपका इन दोनों का टोटल इनके बराबर है। सब अच्छा है यहां तक, बी पार्ट भी हुआ। सी पे आइए। इफ टारगेट प्रॉफिट इज 10,000 देन कैलकुलेट वॉल्यूम टारगेट इन बैचेस एंड रुपीज एंड ऑल्सो वॉल्यूम टारगेट ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम टारगेट निकालना है बैचेस और रुपीज में। वॉल्यूम टारगेट बैचेस, फॉर्मूला बता दीजिए, कल लिखवाया था आपको। फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय बैचेस है सर, कंट्रीब्यूशन पर बैच। सीएस रेशो तब होगी जब रुपीज होंगे। ओके, तो फिक्स कॉस्ट सवाल में मौजूद है जी कितनी, 30,000, 30,000। टारगेट प्रॉफिट 10,000। कंट्रीब्यूशन पर बैच ऑलरेडी हम वर्किंग वन में निकाल चुके हैं 50। बोलिए 800 बैचेस। ये बात सबको समझ आ गई? 3 भाइयों के अलावा उनको भी समझाते हैं इस सवाल के बाद। 800 बैचेस, ओके होगी बात, क्लियर होगी बात? लें जी, अब वॉल्यूम टारगेट रुपीज। सीएस रेशो निकालना चाह रहे हैं वैसे कर दें, अदरवाइज सिंपल तरीका ये है कि जो 800 बैचेस आपके निकले हैं ना वॉल्यूम टारगेट बैचेस में, इसको सेल प्राइस पर बैच से मल्टीप्लाई कर दें इनटू सेलिंग प्राइस पर बैच। तो वॉल्यूम टारगेट बैचेस में कितना है जी, 800, और सेलिंग प्राइस बैच की कितनी है, 120। बोलिए ₹96,000। ले जी, ये मसला भी हल हुआ। लेकिन साथ ही साथ उसने ए और बी का भी पूछा हुआ है वॉल्यूम टारगेट। तो वॉल्यूम टारगेट ए यूनिट्स, हाँ जी क्या करूं, इसका अपना फॉर्मूला लगाऊं? नहीं सर, अपना फॉर्मूला लगाऊंगा तो सिर्फ ए के उतने यूनिट्स आ जाएंगे जो 10,000 प्रॉफिट देंगे, मुझे तो ए और बी के दोनों चाहिए। तो इसके लिए फिर यही चीज उठाएंगे कि अगर 800 बैचेस आप सेल करते हैं तो इसमें 2 ए के सेल होते हैं ना, तो 1600 यूनिट्स। और अगर मैं बी की बात करूं, वॉल्यूम टारगेट बी यूनिट्स, तो 800 के अंदर एक ही बी का जा रहा है, तो बी के 800 यूनिट। तो अब इन दोनों को कंबाइन सेल करेंगे तो आपका 10,000 प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक होगी बात? बात समझ आ रही है? रुपीस पे आए। वॉल्यूम टारगेट ए का रुपीस, क्या करें जी, 1600 को इसकी सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करें, बताइए 50। बोलिए 80,000। और इसी तरीके से वॉल्यूम टारगेट अगर बी का निकाला जाए रुपीस में, तो जितने हमारे यूनिट्स बने इसको सेल प्राइस से 20 रुपीज 16,000। तो देखें इन दोनों को टोटल करें तो 96,000 आ गया। ये कभी भी ना आता अगर आप दोनों पे इंडिविजुअल फॉर्मूलाज लगा देते। ओके, तो चीजें मैच होनी चाहिए। और आखिरी चीज है, इफ बजटेड सेल्स इज 750 बैचेस में कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी बैचेस रुपीज ए और बी। सही ख्वार कर रहा है आपको, कोई बात नहीं, खैर है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बैचेस का क्या फॉर्मूला है भाई, क्या फॉर्मूला है जी? बजटेड सेल्स किस में, बैचेस में? बजटेड सेल्स बैचेस माइनस बैचेस में। तो बजटेड सेल्स उसने गालिबन आपको सवाल में दे दी है कितनी, 750। तो 750 और ब्रेक इवन सेल्स कितनी है जी, ये हमने निकाली थी कहीं पे बैचेस, ये 600 पार्ट ए से आए। बोलिए 150 बैचेस इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फिर उसने रुपीज में भी मांगा हुआ है, तो रुपीज में मांगा हुआ है तो फिर क्या करें, बजटेड सेल्स रुपीज में। तो अब मैं फॉर्मूला लिख दूं या लिख देता हूं, चले कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम सवाल कर रहे हैं, फॉर्मूला लिख ही देते हैं। रुपीज माइनस ब्रेक इवन सेल्स रुपीज। तो बोलिए जी बजटेड सेल्स कैसे निकलेंगी, 750 बैचेस है मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर बैच कितनी है जी, 120, माइनस ब्रेक इवन 600 इंटू 120। सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आता है, 18,000। 18,000। ओके, अच्छा वैसे एक काम और भी तो हो सकता था,
अगर इसको ही सिर्फ सेल प्राइस से कर देते, ये देखें ये ऐसे भी तो आ सकता था, ये जो मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला हुआ यूनिट्स में, इसी को डायरेक्ट ही अगर सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या तब भी आंसर 18,000 नहीं आता? तो है भी इतना ख्वार हुआ है। तो इसलिए आज के बाद जेन में रखिएगा, अगर आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी बैचेस में या यूनिट्स में आ चुका हुआ है ना, और उसके बाद आपने रुपीज में निकालना है, तो पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, इसी को डायरेक्ट सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करें, आंसर भी आ जाएगा। ओके, ए और बी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ए, यूनिट्स, हाँ जी क्या करूं भाई, अपने अपने यूनिट्स निकालूं, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करूं सर? 150 निकला हुआ ना, इसमें 2 ए के होंगे तो 150 इंटू 2, बहुत ज्यादा ख्वारी करनी है तो ठीक है कोई बात नहीं, यूनिट्स पे आ जाए, 750 इंटू 2 माइनस 600 इंटू 2, आंसर फिर भी 300 ही आना। ओके, दोनों तरह से कर लेते हैं। मुझे बताइए मार्जिन ऑफ सेफ्टी ए के यूनिट्स कैसे निकलेंगे? 750 बैचेस बजटेड हैं और एक बैच में 2 यूनिट्स ए के हैं, ऐसे ही है, और ब्रेक इवन 600 बैचेस हैं जिसमें 2 यूनिट्स ए के हैं, बताइए क्या आंसर आता है? बताइए क्या आंसर आता है? 300 यूनिट्स आता है। ले जी, तो सर अगर आप इस 150 को इंटू 2 करते, क्योंकि इस 150 में भी तो ए के 2 ही है ना, तो 300 आंसर आ जाता आपके पास। बात समझ आ रही है? ओके, और अगर बी के यूनिट्स निकालना चाहें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बी के यूनिट्स, तो ख्वारी करते हैं पहले, कोई बात नहीं, 750 ये तो एक ही है भाई, बी का तो एक ही रेशो में है, तो ये 150 यूनिट्स बन गए। तो देखें 150 इंटू 1, एक बी का तो 150 भी आंसर आ गया। रुपीस के लिए क्या करेंगे? हाँ जी, ये पूरा काम करना पड़ेगा, पूरा काम करने को कर लें, लेकिन जरूरत क्या है, इसी को मल्टीप्लाई कर दें सेल प्राइस से। कितनी है एक की सेल प्राइस? 50, कितना बना जी? 15,000, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बी के रुपीस कितने हैं जी? 150 इंटू 20, रुपीज 3,000, तो इन दोनों को टोटल करें, देखें 18,000 बन जाता। सवाल खत्म हुआ। ओके, सब अच्छा है? हाँ जी भाई, मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस आप तीनों के लिए दोबारा से कल वाला लेक्चर दरिया में नहीं, दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश करता हूं, उम्मीद है समझ आ जाएगी। मल्टी प्रोडक्ट में सवालों में एक से ज्यादा प्रोडक्ट होगी, पहले सिर्फ एक प्रोडक्ट होती थी, अब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगी। अब जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगी तो एक एजम्पशन हम लेंगे इसके अंदर कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो एक रेशो के अंदर जो है वो सेल हुआ करेंगी, 2:3:5। पता होगा कि अगर ए के 2 जाते हैं तो बी के 3 जाते हैं, सी के 5 जाते हैं, ये रेशो हिलेगी नहीं। सवाल में आगे जाके चेंज भी करेगा, तब क्या करना देखेंगे, लेकिन बेसिक अजम्पशन ये है कि रेशो हमेशा सेम रहेगी। एग्जाम्पल्स मैंने कुछ इसकी दी थी, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप किसी कोई मील लेते हैं तो उसके अंदर चीज़ें फिक्स होती हैं, एक बर्गर होगा, एक ड्रिंक होगी, एक फ्राइज होंगे, एक चिकन पीस होगा। वो अगर आप उसको कहें यार ड्रिंक के बजाय चिकन पीस कर दे, वो नहीं करेगा, तो वो रेशो चेंज कभी भी नहीं करेगा, तो ये रेशो हमेशा सेम होगी। ठीक होगी बात? इसकी बेस पे हमने क्या किया था, हमने अपने सारे फॉर्मूलाज चेंज कर दिए थे, जहां जहां पर यूनिट आ रहा था वहां वहां पर बैच आ गया। और पर बैच से क्या मुराद है? पर बैच से मुराद है, जैसे इसी सवाल की एग्जांपल लें, उसने बताया कि 2 यूनिट्स हैं, ए के 2 बी का 1। इसका मतलब है कि एक बैच में ए के 2 यूनिट्स जाते हैं और बी का 1 यूनिट जाता है, टोटल 3 जाते हैं, ए का 2 बी का 1। तो इसका मतलब यह है कि जहां जहां पर बैच है वहां वहां आपको, सॉरी, जहां जहां पर यूनिट है वहां वहां आपको पर बैच लगाना पड़ेगा। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो बड़ी आसान बात थी, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन यहां पर अब क्या होगा, आपको ये फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी? ए की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस ऑफ ए, और क्वांटिटी ऑफ बी सेलिंग प्राइस ऑफ बी। तीसरी प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस, चौथी है उसकी क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस। ए की 2 क्वांटिटीज हैं एक बैच के अंदर, उसकी सेल प्राइस है 50, 100 आ गया, और बी की एक क्वांटिटी है बैच के अंदर, बी की प्राइस है 20, तो मेरे एक बैच की सेल प्राइस हो गई 120। इसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट, क्वांटिटी ऑफ ए वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ए, क्वांटिटी ऑफ बी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बी, इस तरीके से मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ गई है, और यूं मैं अपने सवाल को जो है वो आगे लेके चलूंगा, यूं कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसी तरीके से मेरे सारे फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे। वॉल्यूम टारगेट के अंदर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर बैच, जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ, देखें पहले पर यूनिट था, पर बैच आ गया, अब आपने वही चीज उठानी है। सीएस रेशो कैसे निकालेंगे? अब पूरे बैच की होगी, पहले होता था टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट, अब होगा कंट्रीब्यूशन पर बैच, कहां से आएगा, ये आ गया, और सेलिंग प्राइस पर बैच कैसे आएगा, ये देखें ये आ गया, सीएस रेशो आ जाएगी। और फॉर्मूला बोलिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके सामने है, पहले बजटेड यूनिट्स की होती थी, अब बैचेस की होगी।
तो बस ये फर्क है। तो कल यही बात पड़ी थी, इसी को एक्सप्लेन किया था, और आज ये होमवर्क दिया था और वही सवाल मैंने आपको बोर्ड पे करा दिया। तो उम्मीद है कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों का गुजारा हो जाएगा। फॉर्मूलाज मैंने सारे कल बोर्ड पे लिखवाए थे, किसी भाई से जो है ना वो आप कॉपी कर लीजिएगा। वो पहले तैयार बैठा है, तू और छुट्टी कर, मैं भाई तैयार बैठा है, तू छुट्टी कर, मैं तुझे रजिस्टर में दे दूंगा, कोई मसला नहीं, पेपर भी पास करेंगे उसका। तू घर बैठ, मैं पेपर दे के आता हूँ। अच्छा बात तो सुन ले, गुस्सा कर गया। अच्छा पिक्चर ली थी, वो व्हाट्सएप कल ही हो गई थी कि अभी नहीं हुई, अभी करनी है? अच्छा अच्छा ओके ओके ओके। चलें जी, नोट करें सवाल, फिर उसके बाद पास्ट पेपर की तरफ चलते हैं। तो मेरे भाई को स्कॉलरशिप मिल गया क्या नहीं? अच्छा चले, क्लास छोड़ने का कुछ तो फायदा हुआ। तो कितने करोड़ दिए उन्होंने? अच्छा फिर फीस माफ की है? किस चीज की? मैं समझा नहीं। अच्छा अच्छा, इसमें क्या होता है? एफएससी में, मैट्रिक में पोजीशन होल्डर्स? अच्छा आईकॉम में, क्या बोर्ड में पोजीशन थी भाई की, क्या पोजीशन थी? ओह मैन, कितने नंबर थे? 1100 में से 1102 आउट ऑफ? अच्छा अच्छा, इसमें अभी इंसानों वाले नंबर आ रहे हैं। एफएससी मेडिकल इंजीनियरिंग में इंसानों वाले नंबर नहीं आते, ऐसा क्यों है? आईकॉम वाले पढ़ते नहीं है, या वो कुछ ज्यादा पढ़ लेते हैं? तो क्या अब उन्होंने आपको स्कॉलरशिप क्या दिया? फीस 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 माफ है? अच्छा, अब जितनी मर्जी अटेम्प्ट्स दो, लुट मच गई है। अच्छा 2 अटेम्प्ट्स की फीस माफ है? अच्छा, और एंड तक माफ है सारा कुछ, यानी हर पेपर में 2 अटेम्प्ट्स अलाउ हैं आपको फ्री? क्या बात है, चलें गुड हो गया। अब ये मत समझिएगा 2 लाजमी करनी पैसे पूरे करने, ठीक है? पता लगेगा भाई पैसे पूरे कर चक्करों में 2 अटेम्प्ट लगा रहे हैं। नोट हो गया भाई? नो सर। अच्छा बड़े फखर से कह रहे हैं नो सर, होमवर्क था ये, लेट आते हैं। कौन सा इंडिया वाला? ठहरो ठहर जा यार, क्या इंडिया वाला, मुझे देख तो लेने दे। अबे ठहर तो जाना है कहीं। कौन सा सवाल है? क्वेश्चन 2 की बात कर रहे हैं? हाँ क्या है इसके अंदर? इंडिया वाली क्या बात है? हाँ अच्छा अच्छा ओके, अच्छा मुझे समझ आ गई है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पेपर का सवाल है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ ऐसे ही है। हाँ मैं, सर्विस कॉस्टिंग ऐसी है, वो करेंगे सवाल क्लास में। श्रीलंका वाले भी सवाल अच्छे होते हैं। अब हिंट दे रहे हैं। इंडिया से तो नहीं आया तू? इंडिया से तो नहीं आया वो? ओके जी, अब आप लोग आए सवाल नंबर, प्रैक्टिस सेट पास्ट पेपर का सवाल है जी। हाँ जी, पेज 707 पे क्वेश्चन नंबर 16 है जी, पेज 707 क्वेश्चन नंबर 16।
ओके जी, आइए सवाल पे। 13 नंबर का सवाल है मार्च 14 का। एबीसी लिमिटेड डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ परफ्यूम्स। द कंपनी, मेरा कोई किताब नहीं है तो आप ये ले लेना। किसी लाइन में अगर 2 बुक्स हैं तो मुझे दे दे। तो यार तुम बैठ के व्हाट्सएप लग रहे हो, मुझे क्या पता। द कंपनी हैज 3 ब्रांड्स टू कैटर फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ कस्टमर्स। द सेलिंग प्राइसेस एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द ईयर 2013 वर एज फॉलोज। तो देख लें सवाल में आज एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ए बी एंड सी। पेज नंबर 707 707 क्वेश्चन 16 मिल गया जी सबको। मार्च 2014 का सवाल है ये। ABC Limited deals in manufacturing and marketing of perfumes. The company has 3 brands to cater for different classes of customer. The selling prices and contribution margin for the year 2013 were as follows. तो A की सेलिंग प्राइस उसने आपको दे दी 10,000, B की 8,000, C की 5,000। तो आपको कुछ हिंट मिलना शुरू हो गया कि बैच में कैसे कैलकुलेशन करनी है। वो देखें, क्या आपके पास सेलिंग प्राइस ऑफ ए, सेलिंग प्राइस ऑफ बी, सेलिंग प्राइस ऑफ सी आ गई? ओके, अब क्वांटिटी चाहिए। क्वांटिटी मिल जाए तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके सेलिंग प्राइस ऑफ बैच भी निकाल लेंगे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन उसने दे दिया पर यूनिट। सर वेरिएबल कॉस्ट तो दी नहीं, तो डिफरेंस निकल ही आएगी, ऑब्वियसली बात है। तो उसने आपको तीनों चीजें प्रोवाइड कर दी। टोटल सेल्स फॉर द ईयर 2013 वॉज रुपीज 15.600 मिलियन। पिछले साल की सेल बता रहा है, जिस साल का डाटा दिया गया है ये उसकी टोटल सेल है। एंड सेल्स वॉल्यूम रेशो फॉर ए, बी एंड सी वॉज 2:3:5 रिस्पेक्टिवली। तो सर यहां से मुझे क्या पता लगेगा कि क्वांटिटी ऑफ ए 2 है और सेलिंग प्राइस ऑफ ए 10,000 है, क्वांटिटी ऑफ बी 3 है और सेलिंग प्राइस ऑफ बी 8,000 है, और क्वांटिटी ऑफ सी 5 है और सेलिंग प्राइस ऑफ सी 5,000 है। क्या इनको मल्टीप्लाई करके और ऐड करके मेरे पास बैच की सेलिंग प्राइस आ जाएगी? इसी तरीके से क्या वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी? इसी तरीके से कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में एक मेजर मसला जो है वो हमारा सॉल्व हो गया कि हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर बैच की तरफ आ गए। ओके, वैसे ही एक सवाल पूछ रहा हूं, वैसे ही क्या मैं ये देख सकता हूं कि ए के कितने यूनिट्स बेचे होंगे 13 में, बी के कितने बेचे होंगे, सी के कितने बेचे होंगे? ये कहीं से पता लग सकता है? कैसे पता लग सकता है? ए के टोटल, बी के टोटल, सी के टोटल कितने बेचे होंगे, कैसे पता लग सकता है? ये नंबर ऑफ बैचेस निकालेंगे भाई कह रहे हैं, वो कैसे निकलेंगे? अगर सेल्स मेरे पास 15,600 मौजूद है और सेलिंग प्राइस ऑफ बैच अभी हमने निकालने का तरीका देख लिया, तो टोटल सेल को अगर सेलिंग प्राइस पर बैच से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बैचेस जो बेचे होंगे पिछले साल के वो आ जाएंगे। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आ जाएगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आ जाएगा, इनके इंडिविजुअल यूनिट्स भी आ जाएंगे। तो क्या प्रॉब्लम है? ये चीज़ हमें ना काम बहुत आएगी, ये जो मैंने बात आपको बताई ना इंडिविजुअल यूनिट्स, बहुत काम आएगी हर सवाल में, ऑलमोस्ट हर सवाल में। क्योंकि रेशो उसने ना सवाल को मुश्किल करना ही ऐसे है कि वो रेशो अगले साल में आके चेंज कर देगा। तो उस वक्त क्या करना है वो फिर हम देखेंगे, सवाल करेंगे तो साथ साथ हमें पता लगता रहेगा। तो इसलिए साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं सवाल के अंदर कि किस तरह से डाटा हो सकता है और क्या क्या हम निकाल सकते हैं। तो ये बात ज़हन में रखिएगा, इस तरह से सवाल हो सकते हैं। एनीवेज, तो ये तो थी 2013 की कहानी, जहां से हमें सेलिंग प्राइस और बैच भी मिल गई, कंट्रीब्यूशन भी मिल गया, यूनिट्स भी अगर हम निकालना चाहें इंडिविजुअल तो हम निकाल सकते हैं। अब आ गया जो कि हमारी प्लानिंग है, जिस पे हमारा सवाल होता है सीवीपी का। द फॉलोइंग एस्टिमेट्स परटेन टू द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 14। अगला साल जो अभी आना है उसके एस्टिमेट्स हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं हम। द एवरेज सेल प्राइसेस एंड वेरिएबल कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 14% एंड 8% रिस्पेक्टिवली। कह रहे सेल प्राइस 14% बढ़ेगी और वेरिएबल कॉस्ट 8% बढ़ेगी। अभी तक मुझे मेरे ख्याल में इंडिविजुअल लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। बैच की ही सेलिंग प्राइस को 14% बढ़ाया जा सकता है और बैच की ही वेरिएबल कॉस्ट को 8% बढ़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि तीनों का ही 14% सेल प्राइस बढ़ रही है और तीनों की ही वेरिएबल कॉस्ट 8% बढ़ रही है। अगर वो इंडिविजुअल लेवल पे कह देता ना ए इतने परसेंट, बी इतने परसेंट, फिर मसला हो जाता, फिर मुझे इंडिविजुअल लेवल पे जाना पड़ता। कुछ बात समझ रहे हैं कि सवाल कैसे कॉम्प्लिकेट हो सकता है? तो इसीलिए मैंने आपको उस वक्त बता दिया था कि अगर तीनों के इंडिविजुअल यूनिट्स निकालना चाहें तो वैसे निकलेंगे।
तो यहाँ पे अगर वो कह देता ए की सेलिंग प्राइस 10% बढ़ रही है, बी की 12 बढ़ रही है, सी की 14 बढ़ रही है, तो फिर आप बैच की क्वांटिटी या बैच की सेलिंग प्राइस पर डायरेक्ट नहीं लगा सकते थे। फिर आपको हर एक को इंडिविजुअल लेवल पे जाना पड़ता, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ता, नई सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ती अगले साल की बैच की, और फिर सवाल को लेके चलना पड़ता। ओके, बात समझ आई? तो नॉर्मली पिछले साल के डाटा से इंडिविजुअल डाटा करवाएगा, उसको चेंज करवा के अगले साल की दोबारा से आपसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर बैच निकलवाया करेगा सवालों के अंदर। खैर एनीवेज अभी तक तो जिंदगी आसान है। द नॉर्मल मार्केट ग्रोथ इज एस्टिमेटेड एट 5% पर एनम। इस जुमले का मतलब क्या है? इस जुमले का मतलब बता दें। इंक्रीज इन सेल्स क्वांटिटीज, पूरी बात करनी थी। इंक्रीज इन सेल क्वांटिटीज, नॉर्मल ग्रोथ है, हर साल 5% बढ़ती है, जो कि पाकिस्तान की -0.3 हो चुकी हुई है, सॉरी खाली 0.3 हो चुकी हुई है। ऊपर ही जा रहे हैं लेकिन बहुत स्लो। इंडिया की पता है 7.2 आई है, 7.2% इकोनॉमी इनकी ग्रो की है। खैर छोड़े, हमें क्या लगे, हम कौन सा इंडियन है, हम कौन सा इंडियन है। सवाल तो जाहिर बात है, इतनी तरक्की करेंगे तो देखना तो पड़ेगा ना उनको कैसे तरक्की कर रहे हैं। जरा उनके भी सीएस को देखें कि उनके सीए क्या कर रहे हैं और हमारे सीए क्या कर रहे हैं। हमारे भी कुछ सीए कुछ कर रहे हैं ना। समझ रहे टीचर्स की बात हो रही है, आप पता नहीं बात कहां लेके जा रहे हैं। ओके, तो नॉर्मल मार्केट ग्रोथ इज एस्टिमेटेड एट 5% पर एनम। तो भाई चांस आपकी जो सेल्स क्वांटिटीज है उनकी बात हो रही है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं। ऊपर प्राइस बढ़ रही है, नीचे क्वांटिटी है, तो इंटू 1.14 इंटू 1.05 जो सीखा था हमने पिछली क्लास में। अभी तक इंडिविजुअल लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। However, the company plans to launch an aggressive marketing campaign for which additional advertising budget of rupees 250 million has been approved. ये जी कुछ एडवर्टीजमेंट में जाना चाह रहे हैं, 250 मिलियन जो है वो हम खर्च करेंगे। With increased advertisement, increase in sales volume for A, B, ओ तेरी खैर, has been forecasted at 15, 12 and 10। लें जी, उसने अलग-अलग कर दिया। इसका मतलब यह है कि अब मुझे इंडिविजुअल लेवल पे जाना पड़ेगा, तीनों की इंडिविजुअल यूनिट्स निकालने पड़ेंगे, तीनों को अलग-अलग इंक्रीज करना पड़ेगा और दोबारा से एक नए सिरे से सेलिंग प्राइस ऑफ बैच और कंट्रीब्यूशन पर बैच निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, करना क्या है, कंप्यूट द प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द ईयर 2014 एंड द इंपैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मुझे रिक्वायरमेंट समझा दे, करना क्या है, रिक्वायरमेंट समझा दे, क्या करना है मैंने इस सवाल में। एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन से क्या मुराद है? एडवर्टाइजमेंट से पहले या 2013 का? 2013 का, और 2013 को और 2014 को मैंने कंपेयर करना है। आप ये कहना चाह रहे हैं? यही कह रहे हैं? हाँ तो वही हो गया ना, 13 का और 14 को कंपेयर करना है। वो बोले ऐसे ही है। हाँ तो वही 13-14 के प्रॉफिट को कंपेयर करना है, ये कहना चाह रहे हैं आप? गलत कह रहे हैं आप लोग। आपने 2014 विदाउट एडवर्टाइजमेंट और विद एडवर्टाइजमेंट को कंपेयर करना है, क्योंकि इंपैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग पूछा हुआ है। इंपैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग जरा देखें, एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे 5% ग्रोथ तो आ ही रही है, और अगर एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो ग्रोथ अलग से आ रही है, लेकिन साथ 250 भी लग रहा है। तो वो कहना चाह रहा है कि बताओ कि अगर 15, 20 और 10% ग्रो करने के साथ साथ 250 मिलियन का खर्चा कर लूं तो फायदा है, या खर्चा कोई भी ना करूं बस 5% ग्रो कर लूं उसका फायदा है। ये कहना चाह रहा है वो आपसे। अक्सर फिर आप लोग पेपर में जब सवाल देखते हैं तो एग्जामिनर को कहते हैं कहना क्या चाहते हो। ओके, बात समझ आ रही है? तो इसीलिए सवाल की रिक्वायरमेंट समझना बहुत जरूरी है। ओके, आइए जी सवाल करते हैं। आसान सवाल है, बता दो। ये इतनी मुश्किल से लिखा है यार। लैपटॉप ले लेना, मुझे इसमें सेव नहीं हो जाता सारा कुछ, अगले बैच पे फिर वही निकाल के स्क्रीन पर लगा देंगे, नोट कर लो। जी सवाल शुरू कैसे होगा भाई?
सवाल शुरू कैसे होगा बताइए, प्लान कैसे करें सवाल को? विदाउट प्रॉफिट और विदाउट एडवर्टीजमेंट और विद एडवर्टीजमेंट हमें क्या करना पड़ेगा? दो तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। यानी हमें सेलिंग प्राइस, सेल्स पर बैच चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, फिक्स कॉस्ट तो है ही। तो ये दो वर्किंग्स ऐसे बनेगी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, दोनों के लिए चाहिए। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें सेल्स प्राइस चाहिए, और अगर हमें सेल्स प्राइस चाहिए तो उसके लिए हमें इंडिविजुअल्स सेल प्राइस और इंडिविजुअल क्वांटिटी चाहिए। क्योंकि क्या करूंगा मैं 2013 की सेल प्राइस निकालूंगा, गिवन है, 2013 की क्वांटिटी निकालूंगा जो कि मैंने आपको बता दिया कैसे निकलेगी, और फिर उसको पहले केस में 5% ग्रो करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट को ग्रो करूंगा, प्राइस को ग्रो करूंगा, और देख लूंगा मेरे पास क्या सेल्स आती हैं। ओके, तो पहले स्टेप पे हम क्या करते हैं? पहले स्टेप पे सबसे पहले हम पिछले साल के ना बैचेस निकालते हैं, बैचेस कितने हैं। ओके, वहां से हमें पता लग जाएगा कि पिछले साल की क्वांटिटीज कितनी थी। ठीक होगी बात? और क्वांटिटीज जब निकल आएंगी तो उनको 5% क्वांटिटीज को बढ़ाएंगे, सेलिंग प्राइस मौजूद है उनको 14% बढ़ाएंगे, और वहां से हम अपनी कैलकुलेशन जो है वो एक बना लेंगे विदाउट एडवर्टीजमेंट। तो सबसे पहले वर्किंग क्या बनेगी भाई? वर्किंग 1, सवाल नंबर क्या है जी? नंबर ऑफ बैचेस। नंबर ऑफ बैचेस कैसे निकलेंगे भाई? नंबर ऑफ टोटल सेल्स किसके बराबर होती है जी? सेलिंग प्राइस पर बैच मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बैचेस। क्या ये बात समझ आती है आप लोगों को? बोले ओके। टोटल सेल्स उसने बताई है कितनी है जी? 15.600 मिलियन। तो 15.600 मिलियन, 600 मिलियन कितने बनेंगे? ये इतने बनेंगे, इतने ही है ना? 15,600 मिलियन इतने ही बनते हैं। ओ कभी इतने देखे नहीं ना हमने। ओके, सेलिंग प्राइस पर बैच क्या हमारे पास मौजूद है? क्या हमारे पास मौजूद है? नहीं। निकाल सकते हैं भाई, क्या तरीकेकार है? अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा। सेलिंग प्राइस ऑफ ए कितनी है इनटू क्वांटिटी ऑफ ए, रेशो देखें कितनी है? 2। सेलिंग प्राइस ऑफ बी इनटू क्वांटिटी ऑफ बी, सेलिंग प्राइस ऑफ सी इनटू क्वांटिटी ऑफ सी। ले जी, आ तो गई सेलिंग प्राइस पर बैच। क्या ख्याल है? ओके, और नंबर ऑफ बैचेस ये तो हमने निकालनी ही है, नंबर ऑफ बैचेस। और यहां से आप सॉल्व करें सब लोग और मुझे बता दें कि नंबर ऑफ बैचेस कितने बनते हैं। कैलकुलेट मैन, कैलकुलेट। कैलकुलेट की उर्दू क्या होती है? जमा तफरीक, एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है जमा तफरीक। आंसर निकालो, वो जवाब होता है। वक्त गुजार रहा था मैं। 22608687 कर लें इसको। ले जी, इतने बैचेस आपने पिछले साल बेचे होंगे। ओके भाई, सब अच्छा है। आप भी कल नहीं आए थे? नहीं ना आए थे कल? क्यों नहीं आए थे? तबीयत अब ठीक है? तबीयत ओके, आपको समझ आ गई जो बातें बताई थी? बस ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है भाई? अब नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं। वर्किंग 2, नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स निकालते हैं जी, कितने कितने होंगे पिछले साल। ए के बताइए, अगर 2,26,087 बैचेस थे और एक बैच में 2 ए के यूनिट्स थे तो बताएं ए के कितने यूनिट्स थे? 44137 यूनिट्स हैं। 44137। अगर बैचेस थे 2,26,087 और एक में बी के 3 थे तो बताइए। 452174। कैलकुलेटर गलती कर बैठता, हम तो नहीं गलती करते। 4,52,000।
जिस तरह आई कैप पास नहीं ना करता, आप तो होते हैं पास जी। 174। ये बताइए, किसी का गलत आंसर हो ना चाय पिलाएगा पूरी क्लास को। 6 7, अब बहुत चुप हो गए। 6 7 8 2, अल्लाह करे गलती हो जाए किसी की। नहीं नहीं, वो तो फिर कोई मसला नहीं, मैं तो चाय पिला ही दूंगा, मैंने तो अभी कल भी पिला दी थी। बताएं। 5 1 1 3 0। कैसे मुहतात हो गए बोल रहे हैं। ओके, तो हमारे पास इंडिविजुअल यूनिट्स भी आ गए। अब क्या करें जी, अब क्या करें, इनको 5% पहले विदाउट कंपेन वाला काम कर लेते हैं, जिसमें बगैर कंपेन के नॉर्मल ग्रोथ है 5%। तो इनको 5% ग्रो करके देखते हैं कि अगली दफा हमारे कितने यूनिट्स होंगे। तो वर्किंग 3, नॉर्मल ग्रोथ 5% है जी। तो ए के अगर पिछले साल 452 174 बेचे थे तो इस दफा 5% बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से बी के अगर पिछले साल 678261 बेचे थे तो इसके भी 5% बढ़ जाएंगे। और सी के 1130 435 बेचे थे तो इसके भी 5% बढ़ जाएंगे। ए के बताइए। 47483। इस साल इतने हो जाएंगे नॉर्मल ग्रोथ के साथ, बताइए। 712174। और सी के बता दीजिए। 1189 1186। ये बाकी कितने कुछ हो रहे हैं। 1186 957 यूनिट्स। बख्श दे यार, ये गलती तो माफ कर देना उसे। ले जी, नॉर्मल ग्रोथ के यूनिट्स आपके पास आ गए। अब सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट ये भी ग्रो करनी है भाई, क्या ख्याल है। तो इनका भी निकाल लेते हैं भाई। सेलिंग प्राइस आफ्टर ग्रोथ, सॉरी आफ्टर इंक्रीज। ए की सेलिंग प्राइस क्या है भाई, बोले कितने। 14% बढ़ रही है। 11400। वो बोले बी की सेलिंग प्राइस क्या है, इसको 14% इंक्रीज करके बताएं कितनी हो जाएगी। 9120। और सी की सेलिंग प्राइस क्या है, इसको 14% इंक्रीज करके बताएं। ले जी, ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई आफ्टर इंक्रीज। तो भाईजान सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स प्लस सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स प्लस सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स आ जाएंगे आपके पास टोटल सेल्स। यही काम अब वेरिएबल कॉस्ट के साथ कर लेते हैं। वर्किंग 5, मतलब सर परसेंटेज सेम नहीं है ना, इसकी 14 है उसकी 8 है। नहीं, आप कह रहे हैं सबको टोटल करें और इनके टोटल से मल्टीप्लाई कर दें। नहीं जी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना दोस्त। ए की वेरिएबल कॉस्ट बताएं कितनी है। 5000 लिखी हुई है। 5000 नो सर, कंप्यूट की है। ये कितने परसेंट बढ़ रही है, 8%। बोले 5400। बी की वेरिएबल कॉस्ट बताएं, इसकी भी 5000 है, ये भी 5400। और सी की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 3000। 8% बढ़ा के बताएं। ले जी, विदाउट एडवर्टीजमेंट वाली सारी बातें हमारी कंप्लीट हो गई। मेरे पास सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स भी आ गए, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट इनटू यूनिट्स भी आ गए। ओके, यहां से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट तो उस केस में है ही कोई नहीं, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ले जी, पहला काम हम करते हैं क्या, प्रॉफिट विदाउट एडवर्टीजमेंट। तो सेल्स
बताएं जी, सेलिंग प्राइस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ ए 474783 प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ बी 712174। उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ सी। जी बोलें जी, सेल्स बताएं जवाब। हाई रिस्क ऑफ चाय। चाय पीने समीर, बताएं जी आंसर। तो वो पूछ रहा है उससे, तू बता तेरा क्या आंसर आया। अरे यार जल्दी बताएं जी। सॉरी 18667 यार सही से बता दे, नहीं पिलाता, नहीं होती चाय यार, क्या कर रहे हो। 1867320798 एंड पे 0। ओ यार पहले बताना था। यू मीन टू से, व्हाट डू यू मीन टू से 18 अरब 18.673 अरब, इतनी सेल वही बनता ना। ओके क्या बात है, 16 अरब से ज्यादा है ये। ओके लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जी क्या तरीकेकार है जी। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ ए प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ बी और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ सी। ले जी बताइए वेरिएबल कॉस्ट कितनी बनती है, कितने अरब बनती है। वन जीरो टू 5530 मुकम्मल हो गया। 7 बता दिया कर मेरा भाई। सो यू मीन टू से 10 अरब। ये ठीक आंसर है, ठीक आंसर है। बताएं जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है। अच्छा ये वर्किंग के रेफरेंस साथ लिख लीजिएगा आप, वैसे मैं लिख भी देता हूं साथ लेकिन वो गंद बड़ा पड़ जाएगा। ओके तो बहरहाल आप लिख लीजिएगा साथ वर्किंग के रेफरेंसेस। बोलिए जी 8417899500 8.5 अरब रुपए का कंट्रीब्यूशन। बस जिंदगी में एक ट्रांजैक्शन ऐसी हो जाए ना, लेवल हो जाए। लेस फिक्स कॉस्ट, इस केस में तो फिक्स कॉस्ट है ही कोई नहीं भाई, हम एडवर्टाइजमेंट तो कर ही कोई नहीं रहे, तो इसका मतलब है यही हमारा बन जाएगा प्रॉफिट। 8417899500। ये सवाल 13 नंबर का बनता नहीं था, ये 8 नंबर का बनता था। आसान सा सवाल है 8 नंबर का। आप मल्टी प्रोडक्ट पहली दफा कर रहे हैं ना, 3-4 सवाल करेंगे तो सेट हो जाएंगे, फिर आपको 8 नंबर का ही लगेगा। हाँ भाई इंडिया वाले भाई, सवाल हो गया था कि नहीं, कर लिया था। पहले वाला नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, टेस्ट करेंगे, डिस्कस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खैर वो परेशान क्यों होता है। टेस्ट सीखने का ही एक अमल होता है भाई, इसको सीख क्लास, इसको एक और लेक्चर समझा करें।
नहीं लो, गलती करके जो इंसान सीखे वो तो हमेशा ही याद रहता है। मैं एक दफ़ा ना मोटरवे से मैंने जीटी रोड पे जाना था, मैं गलत रास्ते चढ़ गया। आज तक मुझे वो रास्ता याद है कि वो रोड कहाँ जाती है। ये मुझे किसी ने समझा दिया होता है तो मुझे क्या पता लगता क्या रास्ता कहाँ जाता है। तो जो गलती से इंसान सीखता है उसका तो क्या ही लेवल है। अब भाई क्या मैं ना गलतियां करने बैठ जाएगा, सर मैं तो सीखने गया था, वहां पे नहीं, ये टेस्टों के हद तक ठीक होता है। चले जी नेक्स्ट पे, अब आते हैं जी एडवर्टीजमेंट पे। कहां कहां तब्दीली आएगी भाई? क्या हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स बदलेंगे? क्यों नहीं बदलेंगे सर, नीचे ग्रोथ आ रही है 15%, जहां 5-5 बढ़ाए अब 15, 12 और 10 बढ़ाने पड़ेंगे। क्या सेलिंग प्राइस में कोई तब्दीली, सेल प्राइस में कोई तब्दीली होगी एडवर्टीजमेंट की वजह से? नहीं होगी। वेरिएबल कॉस्ट में इसका मतलब है सिर्फ वर्किंग 3 चेंज हो जाएगी, हमारी वर्किंग 3 चेंज हो जाएगी, यूनिट्स चेंज हो जाएंगे, बाकी सवाल पूरा वैसे ही रहेगा। चलें जी हम बनाते हैं वर्किंग 7, इसके सामने ही बना लेते हैं। ग्रोथ आफ्टर एडवर्टाइजमेंट चाय पिलाए अब कह रहे, ओके। 452,174 यूनिट्स थे पिछले साल, एडवर्टीजमेंट के बाद 15% ग्रोथ है, ये 15% बढ़ जाएंगे। बी के यूनिट्स थे पिछली दफा 678,261, 12% ग्रोथ है भाई। और सी के यूनिट्स 1130,435, 10% ग्रोथ है। बोलिए 5,00,000 और 20,000। बी के बोलिए 7 लाख एग्जैक्ट जी, नहीं 7,20,500 के, अच्छा बस ठीक है, आगे 759,65 जी, लास्ट सॉरी 124,34 यूनिट्स आ गए, बस ठीक है। यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट। एक और दफ़ा यही काम करना पड़ेगा। अब होगा प्रॉफिट विद एडवर्टीजमेंट। सेल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ ए 5,20,000 प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ बी 759,652 प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ सी 1,243,479। वेरिएबल कॉस्ट भी साथ ही लिख देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स ऑफ ए प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ऑफ बी प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ऑफ सी। दोनों को कैलकुलेट करके बता दें क्या क्या वैल्यू आ रही है। 1,994 43856 5 19,943,856,540 अरब, अलिफ वाले, नॉट एन वाले। ओके, सब अच्छा है। वेरिएबल कॉस्ट भी बता दें। किस बंदे का जिसका ये सवाल है? एडवर्टाइजमेंट की लेंगे जो मार्केट, हाँ, दूसरे जो इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है उसमें तो यही लेंगे ना। तो वो तो एडवर्टाइजमेंट ना करें तो है, एडवर्टाइजमेंट करें तो ये है, ना करें तो ये है। यही तो फर्क दिखाना है उसे कि 250 मिलियन खर्चने पे जो ग्रोथ आ रही है उसका फायदा भी है कि नहीं। देखें ग्रोथ आने से कितना फायदा हो गया, कम से कम भी आपकी 1.25 अरब की सेल बढ़ गई। तो 250 मिलियन 25 करोड़ लगा के 1.25 अरब की सेल बढ़ गई है, ऐसी है।
लेकिन अभी मार्जिन भी निकाला ना, अभी मार्जिन निकाल के देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट भी तो बड़ी होगी, तो देखते हैं कि 250 मिलियन लगाने के बाद मार्जिन भी 250 से ऊपर जाता है क्या नहीं। सर उसी साल में 5% नॉर्मल ग्रोथ नहीं हुई? हाँ 5% तो नॉर्मल है ना। अब ये इस 15 के अंदर 5 शामिल है, ये ओवर एंड अबव है। जी बोलिए। 1093 899 कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन बताइए। 900 486 3780 9 अरब। ओहो फायदा हो गया, हो गया फायदा? नहीं सर, फिक्स कॉस्ट 250 मिलियन माइनस करें पहले। फिक्स्ड कॉस्ट 250 मिलियन, 50 मिलियन। बोलिए प्रॉफिट बताइए, नेट प्रॉफिट कितना है? 87548637। सवाल खत्म नहीं हुआ, आपको निकालना है इंपैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। वो कैसे निकालेंगे? जो प्रॉफिट आपका एडवर्टीजमेंट में आया है 8754863780, इसमें से माइनस कर दें जो प्रॉफिट है विदाउट एडवर्टीजमेंट 8417890500। बताइए जी। सॉरी किधर? कहाँ किधर? अच्छा सॉरी मैन, बताइए। डबल 36964280। शर्म करें, इंडिया से जवाब आ गए और आप लोग जवाब नहीं दे रहे। तो भाईजान इतना फायदा होगा आपको अगर आप 250 मिलियन का एड लगा देंगे। तो दिस इज द इंपैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। नहीं सर, 5% कुछ ना करें तो है, अगर एडवर्टीजमेंट करें तो 15 है, तो शायद 10% का इजाफी ग्रोथ आपको मिल रही है एडवर्टीजमेंट से। अगर वो कहता ना कि भाई एडिशनल 15% है, तो फिर 5 जमा 15 20 हो जाता। ओके, तो उसने एडिशनल की तो बात ही कोई नहीं की। वैसे एक सवाल है मेरा आपसे कि जब नॉर्मल ग्रोथ थी तब तो मसला नहीं है, लेकिन जब ग्रोथ हमारी हर यूनिट की अलग अलग हो गई तो क्या रेशो हमारी सेम रहेगी कि रेशो चेंज हो जाएगी? रेशो 2, रेशो 3, रेशो 5 यही रहेगी? निकालें जरा, देखें इन तीनों को टोटल करें, ऐसी बनेगी रेशो, तो ऐसी बनती है ना। टोटल करके देखें कितनी कितनी रेशो है। 2:3:5 का क्या मतलब था? 10 में से 2 ए के, 3 बी के, 5 सी के। देखें कि अभी भी सेम आती है, इसको टोटल करके बताएं क्या आता है। 2 5 2 3 1 3 1। देखें क्या रेशोज आ रही हैं, एक ही क्या आ रही है। 520 डिवाइड बाय 2523 20.6 हो गई मेरे भाई, यानी 2.6 हो गई। बी की बताएं। $3.3
सी की पता है? पॉसिबल ही नहीं है तीनों का। ये 3.1 है और ये बताएं 4.3 होनी चाहिए। नहीं, तीनों का टोटल करें 10 बनता, 10 बनना चाहिए ना? नहीं 10 होना चाहिए ना? देखें कि गलत पहली 2.06 नहीं होगा? 20 आप बताएं, आपने 2.6 लिखवाया। 2.06 अच्छा सॉरी 2.1 हो गया। अब ठीक है, अब बन गया 10 बन गया टोटल। ओ यार तुम भी सजा दी हो, ये ले यार, चल मैं उस तरह कर देता हूँ। 20.6 जी, अब बताएं। 30.1 और 49. ओके अब जरा प्लीज जरा गौर कीजिएगा, सवाल में रेशो 2:3:5 है, यानी मैं उसको यूं कह सकता हूँ 20:30:50, एक ही बात है ना? तो मैं असल में इसको भी 10 के बराबर ला रहा था, चले उसको मैं ले आता हूँ। क्या चेंज नहीं होगी रेशोस? ऑलमोस्ट नहीं हो गई हैं। ओके रेशोस चेंज हो गई हैं। क्यों चेंज हुई है? क्योंकि क्वांटिटीज देखें चेंज हो गई हैं, प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं हुआ। वहां पर अगर आप देखेंगे ना तो 2:3:5 ही रहेगा, क्योंकि सब 5-5% बढ़े हैं। वहां पे मसला नहीं होगा, मसला यहां पर हो गया। तो सर याद रखिएगा सवालों के अंदर रेशो चेंज भी हो सकती है, ठीक है? तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और रेशो चेंज हो गई है जैसे ही वो क्वांटिटी के, जैसे सीएस रेशो चेंज हो जाती है, अगर सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट एक ही प्रोपोर्शन में इंक्रीज ना करें तो सीएस रेशो चेंज हो गई। तो बिल्कुल वैसे ही है भाई, क्वांटिटी सेम रेशो में नहीं बढ़ी तो ये भी चेंज हो गई। तो सवाल में रेशो चेंज हो सकती है। ओके यहां तक बात समझ आ गई? मुझे आपके चाहिए 5 मिनट, चाहिए 5 मिनट। नहीं नहीं टाइम बहुत है, 10 मिनट पड़े हुए, इजी 10 मिनट है, तो मैं तो सिर्फ 5 मिनट मांग रहा हूं। लेट मी डिग आउट एन एग्जाम्पल। ओके चले जी, A/B, छोटी सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। उसने बोला A के 10 मिलियन यूनिट्स और B के 6 मिलियन यूनिट्स। ओके क्या इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता? क्या ख्याल है? क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है? क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है? एक ही बात है ना? नहीं रेशो है, रेशो तो सेम है, रेशो तो सेम है। यूनिट्स हैं जी, ये मैंने यूनिट्स लिखे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई मसला नहीं। ओके यहां तक सब एग्रीड हैं कि रेशो है, जैसे मर्जी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं अभी यहां पे टेंस में लिखना चाह रहा था, लेकिन आपने कहा नहीं सर हंड्रेड्स में लिखे हैं, तो मैंने 100 में लिखा। बात वही है, बात वही है। 2:3:5 को 20, 30, 50 लिखना तो बात तो एक ही है। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है, जब आप सेल्स प्राइस ऑफ बैच निकालेंगे वो कैसे निकलेगी? क्वांटिटी ऑफ ए इंटू सेलिंग प्राइस ऑफ ए, क्वांटिटी ऑफ बी इंटू सेलिंग प्राइस ऑफ बी। अब जिसने ये क्वांटिटीज ली हैं उसकी सेल प्राइस बैच की कहां पहुंचेगी? जिसने ये ली हैं उसकी कम हो जाएगी, जिसने ये लिया उसकी उससे कम हो जाएगी। ये बात सबको समझ आ गई? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, नहीं लिखा हुआ, ये है क्वांटिटी इंटू सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी इंटू सेलिंग प्राइस। तो अगर आप क्वांटिटी को जिसने सिंप्लीफाई कर दिया उसकी क्वांटिटी कम हो गई, जाहिर बात है उसकी सेलिंग प्राइस बैच की भी कम हो गई। और अगर जिसने क्वांटिटी ज्यादा ली है उसकी सेलिंग प्राइस भी ज्यादा हो गई। इससे होगा क्या? इससे होगा कैसे, नुकसान क्या होगा? सेलिंग प्राइस अगर आपकी ज्यादा हो गई, वेरिएबल कॉस्ट आपकी ज्यादा होगी, तो फर्क क्या आएगा इससे? भाईजान अब जो 5 और 3 पे काम कर रहा है उसका कंट्रीब्यूशन तो छोटा सा आएगा, लेकिन जो काम इस पे कर रहा है उसका कंट्रीब्यूशन तो अन्यवा आएगा। और जरा 2 मिनट के लिए सोचें, जब आप ब्रेक इवन निकाल रहे होंगे तो फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर बैच, जिसका कंट्रीब्यूशन इस पे होगा वो तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, उसके तो नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत ज्यादा आएंगे ब्रेक इवन के लिए, लेकिन जिसने ज्यादा यूनिट्स लिए होंगे उसका तो कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा आएगा, वो फिक्स कॉस्ट डिवाइड करेगा, उसका तो ब्रेक इवन ही थोड़ा सा आएगा। क्या ये बात समझ आई? क्या एग्जांपल एक बना दूं? एग्जांपल करते हैं एक। लेट्स अज्यूम
ए की सेलिंग प्राइस है 20 रुपए, इसकी सेलिंग प्राइस है 30 रुपए। फिक्स कॉस्ट सवाल में एज्यूम कर लेते हैं कि जी 1 मिलियन है। अब एक स्टूडेंट कहता है नहीं सर मैं तो 10:6 रखूंगा, यानी ए की जो सेलिंग प्राइस निकलेगी वो कैसे निकलेगी, 10 × 20 जमा 30 × 6, कितना बना जी, 200 और 180, 380। इनकी सेलिंग प्राइस आ गई 380। वेरिएबल कॉस्ट चले जी, कितने यूनिट्स हैं, 10 × वेरिएबल कॉस्ट एज्यूम करते हैं जी इसकी 15 है, और इसकी एज्यूम करते हैं कितनी है, 20 कर लें, कितनी बनी बोले, 270। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया बैच का, 110। अब ये भाई साहब जब ब्रेक इवन निकालने जाएगा ना तो ये 1 मिलियन फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करेगा 110 से, ऐसे ही है बोले, कितने यूनिट्स बनते हैं बैचेस, सॉरी 9090 बैचेस। ले जी, जिसने रेशो 10:6 रखी उसके बैचेस आ गए 9090 ब्रेक इवन के लिए। एक भाई साहब है उसने 5:3 रखा हुआ है। अब अगर उसने 5:3 रखा हुआ है तो फर्क क्या पड़ेगा, देखें 5 क्वांटिटी सेलिंग प्राइस 20, ऐसे ही है। उसके बाद 3 क्वांटिटी सेलिंग प्राइस 30, बताइए सेलिंग प्राइस कितनी है, 190। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पे आए, 5 क्वांटिटी वेरिएबल कॉस्ट है 15 और 3 क्वांटिटी वेरिएबल कॉस्ट है 20, बोले 135। कंट्रीब्यूशन बताएं कितना है, 55। और जब ये ब्रेक इवन निकालेगा तो ये 1 मिलियन को 55 से डिवाइड करेगा, बोले 18181। सर ये तो फर्क आ गया दोनों के आंसर में। अब क्या करें, अब जिस स्टूडेंट ने सवाल में रेशो को सिंप्लीफाई कर दिया उसका तो आंसर ही खराब हो गया, और जिस स्टूडेंट ने रेशो को कुछ और कर दिया उसका आंसर डिफरेंट आ गया। अब क्या करना है हमने सवालों में, भाईजान नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ यूनिट्स इस सूरत में हमेशा चेंज रहेंगे, हमेशा चेंज होंगे, ओके। लेकिन रुपीज में आंसर सेम आएगा, रुपीज में आंसर हमेशा सेम आएगा, ओके। पेज नंबर 710 पे आए, 710 पे आए। क्वेश्चन 21 किस अटेम्प्ट का सवाल है, सितंबर 2009। ये आपके भाई ने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सवाल किया था, ओके। आज मैं तो पढ़ा रहा हूं, पता नहीं सही था मेरा गलत था। सॉल्व, बहरहाल पेपर मेरा पास हो गया था पहली अटेम्प्ट में। सॉल्वेंट लिमिटेड हैज 2 डिवीजन्स ईच ऑफ विच मेक्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट, द बजटेड डाटा फॉर द नेक्स्ट ईयर इज एज अंडर। सवाल नंबर 21 है भाई। सेल्स दे दी गई रुपीज में, डायरेक्ट मटेरियल दे दिया गया, डायरेक्ट लेबर दे दी गई, फैक्ट्री ओवरहेड्स दे दिए गए और प्राइस पर यूनिट दे दी गई। अगर आप नीचे देखेंगे तो डिटेल्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 1 में, 2 में, 3 में, 4 में और 5 में। क्या कहीं आपको रेशो नजर आ रही है, जो पिछले सवाल में 2:3:5 थी, कहीं पे नजर आ रही है, कहीं पे नजर नहीं आ रही आपको। लेकिन सकती है भाई, सेल्स ए की 200 मिलियन और प्राइस 20 रुपए, बी की 150 मिलियन प्राइस 25 रुपए। क्या यहां से यूनिट्स निकाल सकेंगे आप, वो बोले यूनिट्स निकल आएंगे, बिल्कुल यूनिट्स निकल आएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। वो यहां पे कहना चाह रहा है कि अगर ए की 200 मिलियन की सेल होती है तो बी की 150 मिलियन की सेल होती है, ये रेशो ही है। लेकिन इस सवाल में रेशो क्वांटिटी में नहीं दी गई बल्कि सेल्स रेवेन्यू की फॉर्म में दे दी गई। बात समझ आती है। और यहां से आप क्वांटिटी निकाल भी सकते हैं अगर आप सेल प्राइस पर यूनिट से डिवाइड करेंगे। अब वो जो क्वांटिटी आएगी ना वो कुछ इस तरह की आएगी, 10 मिलियन रेशो 6 मिलियन, कुछ से मिलती जुलती आएगी। अब कोई स्टूडेंट उसको सिंप्लीफाई कर देगा, कोई स्टूडेंट उसको सिंप्लीफाई नहीं करेगा। तो जो सिंप्लीफाई करता जाएगा जैसे जैसे उसका आंसर बदलता जाएगा। तो क्या करें आप, रिक्वायरमेंट में वो कहता है जी कंप्यूट द ब्रेक इवन सेल्स एज्यूमिंग दैट द रेशियो ऑफ क्वांटिटी सोल्ड वुड रिमेन द सेम एज हैज बीन बजटेड अबव। वो कहता है क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, सेल्स आप निकाल दें। अब ये सेल्स कौन से वाली है, यूनिट्स है रुपीज है? आपसे रुपीज में मांग रहा है क्योंकि उसको भी पता है कि अगर मैंने यूनिट्स मांग लिया तो जिसने जो रेशो ली होगी उसका आंसर ही बदल जाएगा, इसलिए वो कभी भी आपसे यूनिट्स इस केस में नहीं मांगेगा। ओके, तो ये आपसे रुपीज मांग रहा है। रुपीज में बेशक आप 2 रेशोज उठा के ना सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा।
आपका आंसर रुपीज में सेम आएगा, रुपीज में फर्क नहीं आएगा, यूनिट्स में जरूर चेंज आएगा। ओके, क्योंकि अगर आप रेशो चेंज कर रहे हैं तो अगर आपके देखें 18,181 है तो सेलिंग प्राइस भी तो देखना क्या है, और यहां पे अगर 9090 है तो सेलिंग प्राइस भी देखें ज्यादा है, तो अगर इसको इसके सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसकी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। देखिए यहां बैचेस ज्यादा है, सेल प्राइस कम है, यहां बैचेस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, एक दूसरे को कंपेंसेट कर रहे हैं, तो रुपीज में आंसर आपका बिल्कुल बराबर आएगा। ओके, लेकिन रुपीज में ही आंसर आएगा, क्वांटिटीज में वो आपसे मांगेगा नहीं। ओके, तो ये सवाल इज योर होमवर्क, ये सवाल आपने कल करके आना है। ओके, सॉरी परसों करके आना है। और कल संडे को अगर आप वेले वेले फिरेंगे तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था मेरे टीचर भी मुझे वेले नहीं फिरने रहने देते थे, मुझे बड़ा ही गुस्सा चढ़ता था। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं गुस्सा आप पे ट्रांसफर करूं। कौन से काम है तुम्हें? कोई काम नहीं है, और तुम्हारे टैक्स वाले सर को मैं देख लूंगा, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं R1 क्या बात है उनकी सर, नहीं सर, नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल सवाल ढूंढने दे यार, टाइम जाए ना, अगर पहली मैं 12:30 के बाद काम नहीं करता। क्वेश्चन 13 नहीं करना यार, कोई बड़ा लेवल सा सवाल मिल जाए ना। हाँ नहीं, चले यही वाला कर लें, ठीक है। क्वेश्चन 13 पे आए, केपी के डायरीज, सॉरी डेयरीज नॉट डायरीज। क्वेश्चन 13 मिल गया सबको, C+I+V+। सवाल कल करके आइएगा, देख टेबल ही बना हुआ है लेकिन नंबर 17 है, पता नहीं क्यों। ठीक है, ओके जी, परसों मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज।